अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। दो तीन बड़ी गर्मा गर्म खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से और स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी और इस सिलसिले में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आइन और कानून के ताबे ही ये मुज़ाकरात होंगे और इस सिलसिले में मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TORs वो कवायद ज़वाबित या शराइत तय की जाएंगी कि किन पैरामीटर्स के ऊपर, किन सवालात के ऊपर जो है कि किन नुकात के ऊपर ये मुज़ाकरात होंगे। दूसरी अहम खबर जो गर्दिश कर रही है गुज़श्ता कुछ 24-48 घंटों से, वो ये कि PTI में बाज़ ऐसे सीनियर अरकान सियासी कायदीन जो किनारा कशी इख्तियार कर गए थे जब से 9 मई हुआ, वो अब वापस आना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में इमरान खान से रवाबित भी किए जा रहे हैं, पैगामात भी भेजे जा रहे हैं और कुछ कायदीन के बारे में ये इतलात हैं कि उनको इसी हफ्ते में शायद वापस भी ले लिया जाएगा और इसमें फवाद चौधरी का नाम सरे फहरिस्त है। और एक और बड़ा मामला जो है कि वो जजेस का ख़त अदलिया पर दबाव, और ये मामला अभी भी गर्म है। और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि वफाकी हुकूमत के 3-4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनके ऊपर एतराज़ किया है। उस एतराज़ की नोयत क्या है और जो जजेस के ऊपर दबाव और 6 जजेस का ख़त है जो हाई कोर्ट का, उससे इसका क्या नाता जोड़ा जा सकता है, क्या लिंक बनाया जा सकता है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद कुछ तजावीज़ तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को जो भेजी हैं उसके भी कुछ मंदरजात आपके सामने रखेंगे। और फिर जो सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला का जुडिशल अकेडमी में जो खिताब है उसके अंदर बड़ी अहम बातें की गई हैं और अदालती मामलात में मुदाखलत की नफ़ी की गई और कहा गया कि किसी तौर के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालती निज़ाम अगर कमज़ोर हो गया तो फिर वो भी कमज़ोर होंगे जो अदालत के अंदर मुदाखलत करें। तो इस किस्म के सारे ये मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। उनसे हम बातचीत करते हैं कुछ PTI की सियासत और कुछ कानूनी अमूर के हवाले से। बहुत शुक्रिया बसरा साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि PTI जो है वो हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आयन कानून के ताबे ये मुज़ाकरात होंगे और पहले TORs तय होंगे कि एक्चुअली इन मुज़ाकरात में बात की जानी किन नुकात के ऊपर है, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये बताएंगे कि क्या कुछ ये चल रहा है और क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, अभी तक तो किसी किसी किस्म के ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं और ना ही होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है खालिद साहब कि मुज़ाकरात आप उनसे करते हैं जिनके पास कोई इख्तियार होता है, जिनके पास कोई ताकत होती है। और ये इस वक्त जो लोग, अगर कोई सदारत की कुर्सी पे बैठा है या कोई वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है, ये अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है। ये अवाम ने तो इनको मुस्तरद कर दिया है। तो ये तो पपेट्स हैं, कठपुतलियां हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि इनके अपने लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कोई अक्सरियत नहीं थी, हमें तो हुकूमत दे दी गई और कहाँ से हमें जितवाया गया, कहाँ से मैंडेट मिला, हमें इसका अंदाजा नहीं है। सो बड़ी क्लैरिटी है हमारे। और याद है कि पहले जब 8 फरवरी को जो मैंडेट मिला, 2/3 मैंडेट मिला था नेशनल असम्बली में, और चारों असम्बलियों में आपने देखा कि हमें वाज़ अक्सरियत थी, खास तौर पर पंजाब असम्बली में और नेशनल असम्बली में जहाँ हमारा मैंडेट चुराया गया। और सिंध असम्बली में 15 सीटें हमसे नेशनल की और बाकी भी वहां पे ली गई। इसी तरह KP में भी यही हुआ और बलूचिस्तान में भी यही हुआ। तो पहला नुक्ता तो ये है कि जब आप हमारा मैंडेट चुरा लिया आप लोगों ने, तो किससे मुज़ाकरात करें। और इसके बेनिफिशरीज कौन है? इसके बेनिफिशरीज हैं इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM। इनसे तो किसी तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बिल्कुल कोई इफ एंड बट नहीं है। हाँ, ये जो बात कल एक शहरियार अफरीदी साहब का स्टेटमेंट भी चला, रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट्स भी है आपके प्रोग्राम में, मैंने देखा। मैं आपको भी क्लैरिटी से कहता हूँ ये क्यों कहते हैं। देखिए, इनको स्टैब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है पाकिस्तान पर। स्टैब्लिशमेंट ने इनको ये जो इलेक्शन के अंदर हमारा जो मैंडेट चुराया गया है, जो हमारी सीटें चुराई गई हैं, ये ओपन एंड शट बात है। क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कहता कि जो सहाफी स्पोक्स पर्सन समझे जाते हैं, जो स्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे बात करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ जिन्होंने कहा जी कि इनका मैंडेट नहीं माना जाएगा, मैंडेट को नहीं तस्लीम किया जाएगा। और फिर उसी के ताबे आपने देखा कि जो कुछ हमारी लीडरशिप के साथ, खान साहब के साथ हुआ, पार्टी के साथ हुआ, और जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा
फैसिलिटेटर के तौर पर एक उन्होंने पूरा रोल प्ले किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, चीफ जस्टिस आमिर साहब ने, तो वो एक पूरा सिस्टम है, इसलिए ताकत है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास। अच्छा, और एस्टेब्लिशमेंट से भी हम जो बात करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं बिल्कुल आइन और कानून के ताबे। वो अच्छा, क्या है? बसरा साहब, एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये जो खबरें अब आना शुरू हुई हैं ना, जो कमेटी आपकी बनी है ना, जो इमरान खान साहब से राब्ते में होती है, मुलाकात भी करती है अडयाला जेल में, ये कतन ये तासुर नहीं है कि अच्छा जी की शुरू हो चुके हैं या बिल्कुल कल ही करने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर ये फैसला हुआ है कि मुज़ाकरात होंगे, चाहे हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उससे पहले TORs तय होंगे कि आइनी तकाजे क्या हैं, और वो TORs में मुमकिन है जो आप बात कर रहे हो कि अच्छा मैंडेट को तस्लीम किया जाए या कोई नए इलेक्शन की बात या कोई फेयर इलेक्शन की, अभी वो चीज़ें तय होनी है। वो ये कह रहे हैं कि पहले TORs तय होंगे कि इनके नुकात क्या होंगे, फिर उन नुकात की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। खालिद साहब, आपने बिल्कुल बात खुद ही आपने क्लियर कर दी कि ये पहले दिन जब हमारा 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, 9 को जब मैंडेट, 8 को फरवरी को इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीत गई। 9 को जो इलेक्शन हुआ वो चुरा लिया गया, अवाम को कीड़े मकोड़े समझा गया, उनकी तौहीन की गई और कहा गया कि आपका मैंडेट नहीं तस्लीम किया जाएगा। अब इमरान खान साहब से 10 तारीख को हमारा वफद मिलता है या 11 तारीख को, उन्होंने तो उस दिन भी कह दिया था कि मुज़ाकरात का मैं हामी हूँ, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासतदान मुज़ाकरात नहीं करेगा तो क्या करेगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात इमरान खान है, और इमरान खान को अपनी जात के लिए तो अगर करना होता तो मैं तो पीपल्स पार्टी गई थी चलकर, क्या है वजीर आजम बन जाए, आए हुकूमत ले लें। उस वक्त भी हमारा मौकफ ये था कि जो भी आइन और कानून कहता है उसके ताबे हम चलेंगे और हर किसी से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो फैसले का इख्तियार नहीं रखते, जो मुलाजम हैं, जिनके बेचारों के पल्ले कुछ नहीं, उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने हमारा मैंडेट लेकर इनको दिया है, और ये बात हमारे साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी कह रहे हैं, हमारे जितने अपने यहाँ पर लगे हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर्स, हमारे तलक वाले सब ने कहा है। और मैं तो ओपनली अपने केस में बताता हूँ आपको, मैं 50,000 से इलेक्शन जीता हुआ था, वहाँ अहमद डिक्टेटर जनरल जियाउल का बेटा तीसरे नंबर पर था, उसको जितवा दिया गया और ओपनली वहां पर। लेकिन बसरा साहब, अगर स्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने हैं, फिर जो सियासत में जो स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के खात्मे की बात की जाती है, फिर तो वो इंक्रोचमेंट जारी रहेगी अगर फिर ये मुज़ाकरात। सुने, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। पहली बात मैं अपना फिक्रा मुकम्मल कर लूं कि उस वक्त एलीट आई, पुलिस आई, रेंजर्स आई, और वहां पर हमारे सब लोगों के सामने वीडियोस मौजूद है, डब्बे उठा लिए गए, रिटर्निंग अफसर को लेके चले गए और रिजल्ट चेंज कर दिया गया और तीसरे नंबर वाला बंदा पहले नंबर पे चला गया। हम वहां क्यों कहते हैं? हम ये कहते हैं कि ताकत का इख्तियार ही जब उनके पास है, और ये इस वक्त मार्शल्ला से भी अगले वाली स्टेज है, तो उनसे यही कहना है कि आइन ने जो वाजे किया हुआ है कि ये आपके इख्तियारात हैं एस्टेब्लिशमेंट के, आप अपने दायरा कार में रहे, अदलिया अपने दायरा कार में रहे और पार्लियामेंट अपने दायरा कार में रहे। बार बार मैं कह रहा हूं कि इनके पास जिनको अब बिठाया गया है, अगर 17 सीटों का वजीर आजम है तो मुझे बताइए हम उससे क्या बात करेंगे? उसके पास तो तमाम की तमाम असेंबली जाली है। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है 24 सीटों के साथ वो सदर बन के बैठा हुआ है सदारती महल में। इसी तरह जो पंजाब की वजीर आला है, ये 36 सीटें और खुद हारी हुई है। अगर मेरा चैलेंज है खालिद साहब कि मियां नवाज शरीफ का हल्का खुलवा लें, मरियम बीबी का हल्का खुलवा लें, वहां तो हमने कहा हुआ है। अगर ये मियां नवाज शरीफ हारा हुआ है तो मुझे बताइए कि इनका कौन। अच्छा, इनसे मुज़ाकरा। अच्छा, एक चीज़ अगर फ़र्ज़ करें कि TORs का पहला नुक्ता ये होता है जी कि तमाम सियासी जमातें एक साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए मुश्तरका अनाउंसमेंट करें कि हम नए इलेक्शन में जाते हैं, और फिर आए बात करते हैं, और इसमें स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत भी सियासत में हम ख़त्म करने के लिए तमाम मुत्तफिक हैं। यस, वी आर रेडी। मैं बिल्कुल खालिद साहब, अगर ये हमें गो हेड देते हैं, आज भी हमारा नुक्ता ये है, बार बार सुन लीजिए, कि हमारे आज भी 10,000 लोगों के ऊपर इन्होंने 9 मई को बहाना बनाकर जाली FIR दी, झूठी FIR दी। आज भी 9 मई के हवाले से हमें भी टारगेट किया जा रहा है। आज भी 9 मई के हवाले से कोई हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलते हैं। कल हमने कॉल दी थी, पूरे पाकिस्तान में देखें क्या हुआ, पकड़ दकड़ हुई, घरों में चले गए, घर तोड़ दिए गए। और आज भी हम ये कहते हैं कि हाँ, आ जाएं,
ये पहला नुक्ता ही यहाँ से शुरू होगा। हम्म, ये कि दोबारा इलेक्शन में चले जाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, और आप वहां पर फिर कोई ये नहीं होना चाहिए कि वहां पर फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो। हम इसके लिए तैयार है, कल ये इलेक्शन अनाउंस कर दें, आ तो इस पे जाए। तैयार हो सकते हैं। बाकी अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला बसरा साहब, आपके जो लोग किनारा कशी इख्तियार कर गए थे, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने बड़ी दबंग किस्म की पार्टी लीडरशिप के और पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ खामोश हो गए, कुछ जो है कि आईपीपी की तरफ गए लेकिन फिर अलग हो गए और फिर जेल भी काटनी पड़ी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग वापस आना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और फवाद चौधरी साहब के बारे में तो बड़ी आपकी पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं कि शायद वो इसी हफ्ते जो है कि उनकी कोई अनाउंसमेंट भी हो रही है, तो किन किन लोगों को वापस ले सकते हैं और किन किन लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं पीटीआई के? अच्छा, ये पहली बात तो इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं और वो पाबंद सिलासिल हैं, फैसला उन्होंने ही करना है। ये मेरे या किसी और के इख्तियार का नहीं है कि किसको लिया जाता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, जिन लोगों ने रेड लाइन क्रॉस की है, रेड लाइन से मुराद ये है कि जबर जुल्म तो हर एक बंदे की कहानी है। कोई आदमी जब इतनी पॉपुलर पार्टी है, हम पोलिटिकल वर्कर है, हमारा नब्ज पे हाथ होता है अवाम के। इस वक्त 90% अवाम पाकिस्तान इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है, और वो इमरान खान के अलावा कहीं वोट नहीं देना चाहता। आप कह रहे थे ना इनसे बात करना, ये तो सब लोग चोर हैं, उनको जेलों में देखना चाहते हैं। वो अब इमरान खान, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पार्टी छोड़ी, किन हालात में की गई, किसने क्या किया, उसका जायजा पार्टी लेगी और खान साहब लेंगे। जहां तक आपने स्पेसिफिक फवाद चौधरी वाला पूछा, मेरी जाती राय है ये, और जाती राय से मुराद, मैं इवन मेरी पार्टी में भी कुछ दोस्तों से बात हुई है, इवन खान साहब ने भी फवाद चौधरी साहब के मतलब ये बात कही है कि उनको सजा इसी बात की दी गई कि वो वादा माफ हुआ नहीं बने खान साहब के खिलाफ और बुद्धा बीबी के खिलाफ, जो जेलों में डाला गया। और अभी भी आप देख लीजिए कि उनको मुख्तलिफ केसों में डाला जा रहा है, 9 मई की एफआईआर में शामिल किया जा रहा है। इसी तरह शीरी मजारी हैं, इस तरह मलाइका हैं। तो मैं समझता हूँ, इवन मैं तो यहाँ तक बात करता हूँ, जो सदाकत अब्बासी है, जो अली नवाज अवान है, ये सब लोगों के साथ इन्होंने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। लेकिन इसके बावजूद फैसला जो करना है वो इमरान खान ने करना है। क्योंकि आपने खान साहब ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग पार्टी छोड़ी, उसके बाद वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, हम उनको तो किसी सूरत नहीं लेंगे। अब जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी देखा जाएगा, उनकी गुफ्तगू को भी सुना जाएगा, उनकी एक्टिविटीज को भी देखा जाएगा। क्योंकि देखिए सर, हमारे पार्टी के अंदर ना कारकुन जो है ना, वो उनकी कोई गलत फैसला हो जाए, टिकट की कोई गलत चली जाए, वो खुद क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये पार्टी अवाम की पार्टी है, कारकुनों की पार्टी है, और इसमें लीडर एक है जिसका नाम इमरान खान है, और जिस जुर्रत और दलेरी के साथ वो जेल काट रहे हैं, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं, तो आखिरी फैसला इमरान खान का होगा। आखिरी चीज़ एक पूछूंगा ब्रीफली कि इलेक्शन कमीशन तो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहा है और पंजाब गवर्नमेंट को ख़त लिखा है जी कि 2019 से बार बार आप जो लोकल बॉडीज़ एक्ट है उसमें तरमीम करते हैं, ये आइन की भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी नफ़ी है कि इलेक्शन नहीं हो रहा, बाकी 3 सूबों में हो गया। आप जनरल इलेक्शन और उस तरफ अभी मामलात को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक कदम आगे जा रहे हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पहले हो जाएंगे अभी, और वो भी ऐसे ही होंगे या उसमें कोई बेहतरी? बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉड और झुल्लू इलेक्शन होंगे, और बिल्कुल मुझे भी समझ आती है, वो चाहते ये हैं कि हम कौम को जो इस वक्त भूख से मर रही है, महंगाई से मर रही है, नाइंसाफी से मर रही है, हम उनको दोबारा बल्दियाती इलेक्शन की तरफ लगा दें, और ताकि जो टेंशन डाइवर्ट हो जाए, और नीचे भी हम लोग इसी तरह का फ्रॉड इलेक्शन करा के एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें। इस वक्त पाकिस्तान में देखें ना, दुनिया को दिखाने के लिए एक कि जी यहाँ पे जमहूरियत है, एक मसनूई फ्रॉड जाली हुकूमत बनाकर वहां पर काम किया था। उनसे हमने पैसे लेने हैं, पैसे लेके हम उनसे कमीशन खाने हैं, हमें लूटना है। इसी तरह इनसे आप कोई बात भी तवक्को रख सकते हैं, लेकिन खालिद साहब, हम अपने प्रिंसिपल से, हम अपने असूलों से, आइन और कानून से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल ये बात रिकॉर्ड पे रख लें, ये जो मर्जी फ्रॉड इलेक्शन करा लें, कौम अब इनको नफरत की निगाह से देखती है, और वो ये समझती है, और हम भी समझते हैं कि इस वक्त जितना बड़ा कोई मुल्ज़िम है, जितना बड़ा कोई मुजरम है, जितना बड़ा कोई लूटर है,
जितना बड़ा वो फ्रॉड है वो उतने ही बड़े दफ्तर में बैठा हुआ है, उतने बड़े ओहदे में बैठा हुआ है, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर धन धौंस धांधली और बंदूक के जोर पे कब्जा किया हुआ है, डरा कर धमका कर, लेकिन ये सिलसिला चलेगा नहीं। चलो, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बातचीत कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आएंगे तो कुछ इसी किस्म के सियासी मामलात और फिर जो आइन और कानून और अदलिया के साथ जुड़े हुए मामलात हैं इनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे जो अदलिया के ऊपर दबाव या बैरूनी मुदाखलत है उसके हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। 2-3 इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो तजावीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज दी गई हैं। कुछ चीज़ें पब्लिकली सामने आई हैं जो अदालती ज़राए हैं उनकी ज़रिए से, और कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खिताब किया कॉन्फ्रेंस से वो भी, और अतर मिनल्ला साहब ने जुडिशल अकेडमी में खिताब किया। तो ये दोनों जजेस का जो टोन थी वो जो अदलिया के अंदर मुदाखलत है वो ये तासुर दिया जा रहा है कि इसको कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इदारों को भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, एग्जेक्टिव को भी और दीगर इदारों को भी जो मुदाखलत करते हैं, कि ये अगर अदलिया कमज़ोर होगी तो वो इदारे ख़ुद भी कमज़ोर होंगे, और अदलिया का मजबूत होना जो है कि वो मुमलकत का, इदारों का मजबूत होना है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका ख्याल रखा जाए। दूसरी अहम चीज़ जो है कि वो जो रिकमेंडेशन सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर कोई मुदाखलत हो रही है तो सिविल जज या जितने भी एडिशनल सेशन जज या मजिस्ट्रेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को विद इन अ वीक जो है कि वो आगाह करेंगे। वो अपने तौर के ऊपर वेरिफिकेशन करके फिर हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर जज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जज या इंस्पेक्शन जज, उनको आगाह करेंगे, और फिर हाई कोर्ट इसको देखेगी कि एग्जेक्टिव साइड इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखना है या जुडिशल साइड के ऊपर देखना है और क्या कार्रवाई करनी है, और इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया जाएगा। और अगर कोई जज बैरूनी मुदाखलत हो रही है और वो इन्फॉर्म नहीं करता और बाद में ये नोटिस में चीज़ आती है कि ऐसा हुआ है और 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, तो फिर उन जज साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट का जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो इस किस्म की मोटी मोटी चीज़ें सामने आई हैं। तो जहांगीर जदून साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और रियासत अली एजाज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, दोनों हमारे साथ हैं। तो रियासत एजाज साहब, ये जो मामला इस वक्त सारी चीज़ें आपके सामने हैं, एक मामला तो ये भी है, और आज एक और डेवलपमेंट ये हुई कि बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो वफाकी इदारे हैं 3-4 पेमरा, FIA, इन लोगों ने जो अदम एतमाद भी किया और कहा जी कि आप वो एक ऑडियो केस जो है कि उस किस्म में आप ना बैठें। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो दबाव की कैफियत थी और ये आज जो अदम एतमाद हुआ ये उसी का तसलसल है, और इसको रोकने के लिए जो तजावीज़ सामने आ रही हैं ये काबिल अमल है, बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, बात यह है कि जो आपने मोटी मोटी बातें की ये तो इंटरफेरेंस रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपने बात की। आपने हाई कोर्ट के हवाले से किसी भी ऐसी सजेशन का जिक्र नहीं किया जो आपने अभी हमें पता चला है कि जी जो चीजें उन्होंने उसमें यही है कि अगर हाई कोर्ट लेवल के ऊपर होता है तो क्योंकि वहां पर तो खुद जजेस ऑलरेडी बैठे हैं, तो वो इंटरनली चीफ जस्टिस को आगाह करके, सीनियर जज को आगाह करके वो मीटिंग करें, फुल कोर्ट करें और डिसीजन लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव करना है, जुडिशियल कार्रवाई करनी है। उसमें भी ये चीजें ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जैसे कि अगर इंटरफेरेंस की बात आप करते हाई कोर्ट के अंदर भी होगी, तो हाई कोर्ट के अंदर भी अभी तक उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की बात की है अपने खत के अंदर भी कि मिनहैसुल इदारा हमें हाई कोर्ट जो है अगर उसके अंदर इंटरफेरेंस है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इसके ऊपर बताया कि हमें क्या करना चाहिए। चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है तो वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाती, जजेस को रेगुलेट करती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब जो आज आपने बाबर सत्तार साहब जो हमारे जज है उनके हवाले से जो आपने कहा कि ये उन्होंने अदम एतमाद किया, तो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ द प्रेशर। तो जो जजेस को दबाव में रखना, अब उनको ये बावर कराना, लेकिन जज साहब कोई पाबंद नहीं है कि अगर कोई अदम एतमाद भी शो करता है तो जरूरी नहीं है अगर हर बंदा आके एक जज पे आके कह के जी मेरा केस आप ना सुने, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो उस जज साहब को तो फिर घर भेज दें, वो तो फिर कोई केस नहीं सुनेगा, हर शख्स आगे कह सकता है। तो इसका क्या आपके पास कोई रिस्पॉन्स है, क्या आपके पास रेमेडी, क्या आपके पास कानून है? कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जजेस साहबान मेरिट पे फैसला करने चाहिए, उनको अपने ईमान और कुरान के मुताबिक फैसला करना चाहिए, उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए।
कोई मिसट्रस्ट करता है तो बड़ा करे, उससे इसका कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्स के हवाले से, वो तो अभी चूंकि सो मोटो टेकअप होगा, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी सजेशंस देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उसमें अपनी पिटीशन फाइल की है। हमारे पास भी बहुत सारी सजेशंस हैं कि इस इंटरफेरेंस को कैसे रोका जा सकता है। आप देखें कि रियासत साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस है वो मैं जरा आपसे आपसे भी जहांगीर साहब से भी जरा बात करूंगा। मैं जरा जदून साहब से भी ये ले लूं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल के ऊपर जो सामने चीज़ें आई हैं और बाबर सत्तार साहब के ऊपर भी जिस तरीके से अदम एतमाद का इजहार किया गया है, क्या ये एग्जेक्टिव की जानिब से उसी दबाव का तसलसल है या ठीक है ये वैलिड चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है उसकी बुनियाद के ऊपर आप कह सकते हैं कि जज साहब अलग हो जाएं, केस ट्रांसफ़र हो जाए? जदून साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो मैं फैक्ट जरा ठीक कर दूं, मैं फार्मर प्रेसिडेंट नहीं हूं हाई कोर्ट का, मैं फार्मर एडवोकेट जनरल। ओह सॉरी बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो आपने कही है, देखें किसी जज पे अदम एतमाद करना और फिर गवर्नमेंट का अदम एतमाद करना, इससे बड़ी बात जो है गलत बात क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती अदम एतमाद। भाई गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी नहीं है, प्राइवेट शख्स आके तो कह भी सकता है, इस तरह प्रैक्टिस तो कोई नहीं, लेकिन इन रेयर केसेस कह भी सकता है। लेकिन गवर्नमेंट किस जुमरे में कहती है, गवर्नमेंट को किसने इंस्ट्रक्शन दी है? इसमें तो उनको मजीद नोटिस लेना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक हाईकोर्ट के जज पे अदम एतमाद कर रहा है, उसको तो इसका नोटिस, कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना चाहिए कि आप बताएं कौन सा शख्स है जिसने आपको कहा है कि जी वो मुझ पे, वो तो अदम एतमाद गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट का केस तो बहुत सीरियस होता है कि वो किसी जज पे अदम एतमाद करती है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट कोई प्राइवेट इदारा तो नहीं है कि वो कोई शख्स खड़ा हो गया है। वो तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों का मतलब है, लोगों के टैक्स पे वो लोग चल रहे हैं। लोगों को जो जज पे एतमाद है तो वो कहते हैं जी हमें एतमाद नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, वो ना ही इस तरह कोई केस छोड़ सकता है। ये एक दबाव का एक नया इन्होंने तरीका इजाद किया है कि जज साहब अगर गवर्नमेंट के केस नहीं सुनेंगे तो फिर वो क्या केस सुनेंगे। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिक्शन होती है उसमें हर केस जो है तकरीबन गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ केस सुनेंगे तो क्या केस सुनेंगे? वो आईनी जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनका तो काम ही है गवर्नमेंट की जो रेट है उसको जो है वो ठीक करना, और गवर्नमेंट के जो इदारे गलत काम कर रहे हैं उनको तस्दीक करना। वो लोगों के जो फंडामेंटल है उनके गार्डियन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, उनका बुनियादी जो हकूक है, तमाम पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उनके गार्डियन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अगर वो ये काम न करे तो फिर तो गवर्नमेंट जो है रोज आगे कह दीजिए कि हमारा केस सुने, कोई आगे डिप्टी कमिश्नर कह दीजिए हमारा केस सुने, कोई आईजी आगे कह दीजिए हमारा केस सुने। इस तरह तो नहीं, इसको कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना चाहिए जिसने अदम एतमाद किया है और उन्होंने किसी के कहने पी किया, उस तरह नहीं चलती बात है। ये बताएं कि जो तजवीज़ सामने आई हैं उसमें जो ये कहा गया कि जज अगर 7 दिनों के अंदर उसके ऊपर प्रेशर आता है या कोई मुदाखलत होती है, नहीं इन्फॉर्म करता तो उसको मिसकंडक्ट तस्वर किया जाएगा। ये जजों को एम्पावर इससे किया जा रहा है ताकि वो बोलें, बताएं और आला अदलिया उसको रोके। देखिए, मैं आप बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूँ, अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट हो जाए तो नीचे किसी की जरूरत नहीं है कोई किसी डिस्ट्रिक्ट जज को या सिविल जज को कोई कंट्रोल कर सके या इंटरफेरेंस कर सके। जब आपकी ऊपर से कोर्ट ठीक हो जाएंगी ना, नीचे किसी की, आप आज खबर सुनिए कि वो जो फाटा के अंदर जो भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उनका डीए खान के एक सेशन जज को हुआ कर लिया गया है। अगर ऐसी सूरत हाल से हम 2-4 होंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ तो अभी है ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस जो है जिस भी हाई कोर्ट का है, जो भी, हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो नीचे जुडिशरी में किसी अदारे का कोई हिम्मत नहीं होगी तो वो किसी सेशन जज से इंटरफेयर करे। देखिए, हमारी जो आईनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनका कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, इनका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस जाता है, इनके इंटरफेरेंस में और मामलात होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस डील कर रहे होते हैं। जब कोई पॉलिटिकल केस, क्रिमिनल के नेचर का केस आता है ट्रायल का, तो डेफिनेटली वो नीचे सेशन कोर्ट में या मजिस्ट्रेट कोर्ट से होकर जाता है। तो उसमें अगर आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट होगा तो वो अपनी मर्जी से नीचे इंडिपेंडेंट जज लगाएगा, तो किसी की जरूरत नहीं है वहां पे इंटरफेरेंस करे। अगर करता है तो फौरन उसको चाहिए कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जज को या चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करे कि फलाने शख्स ने मुझे कॉल की है या मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो नहीं करता तो जाहिर है उनका अगर कोड ऑफ कंडक्ट जो है
वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, आपने हाई कोर्ट जो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती है नीचे वाले कोर्टों की, तो वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो दोबारा बना ले, ये हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, इसमें इस जुमरे में कोई इंटरफेयर करता है तो इसका ये जो है तस्वर किया जाएगा। वो हाई कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग में कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है नीचे लोअर जुडिशरी के लिए बना सकती है। रियासत साहब, आपकी तरफ आता हूँ, जो आपने अब हायर जुडिशरी की तरफ तस्करा किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी नेक्स्ट वीक का जो रोस्टर अभी जारी हुआ है आज, उसके मुताबिक तमाम मज़ीद जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो इस्लामाबाद अवेलेबल हैं, जो मेन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। अभी जो बेंच बना है वो 6 रुकनी बेंच बना है 30 अप्रैल के लिए। तो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने पहली हेयरिंग जो 3 अप्रैल को हुई थी उसमें ये इंडिकेशन दी थी, अतर मिनल्ला साहब ने भी अपने नोट में लिखा था कि फुल कोर्ट इसमें मामले पे आनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये जो 6 रुकनी बेंच बना है ये काफ़ी है, या 30 अप्रैल को अब जज तो अवेलेबल हैं कि वो बन जाना चाहिए, या अभी बनता या उस दिन बने? तो ये इसमें कुछ इबाम सा चल रहा है, तो आपकी क्या राय है इस पे? मैं इस पे बहुत क्लियर हूँ। देखें, 6 जज साहबान अगर इसको सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कीपिंग इन व्यू वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 2023 आया उसकी रोशनी में, कि चूंकि 184(3) जब आप आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत कोई सुओ मोटो में ह्यूमन राइट्स का या पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस सुनते हैं तो उसमें एक शख्स एग्रीव्ड होता है, तो जो एग्रीव्ड शख्स होता है उसको अपील प्रोवाइडेड है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर 6 जज साहबान सुन रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, चूंकि उसके तहत फिर अपील भी आ गई। अगर सारे जज साहबान फुल कोर्ट बैठ जाएगी तो फिर अपील कहाँ लाई करेगी? मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है और बेहतरीन डिसीजन है। जजेस अवेलेबल होने के बावजूद 6 जज साहबान अगर सुन रहे हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। हाँ, फर्दर अगर कोई एक आध जज ऐड करना पड़े तो उसमें किया जा सकता है, लेकिन उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को आपने सामने रखते हुए इस चीज को कि इसके अंदर रेमेडी दी गई है, उसके लिए जजेस अवेलेबल होने चाहिए। और अगर सारे बैठ जाते तो फिर अपील कहाँ लाई करेगी? एक व्यू यहाँ पे भी लोगों का ये चल रहा है जो कि गलत है कि जी सारा विजडम आ जाएगा, सारी सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो सबकी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, कि जजमेंट आ जाएगी, लेकिन उनके सारे बैठने से किसी एक्ट को आप कैसे सुपरसीड कर सकते हैं? आप उसको कैसे वायलेट कर सकते हो? उस रेमेडी से किसी शख्स को आप कैसे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसको आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं किसी शख्स को? तो उसके अंदर ये विजडम प्रिवेल करेगा। अब आ गया दूसरा कि इंटरफेरेंस के हवाले से कैसे हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके अंदर जो रूल्स है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर जो है ना उसके रूल्स को ऑप्ट किया गया। उसके अंदर मार्किंग का तरीका जो बताया गया है उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार एंड चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब देखिए, मैं समझता हूँ इसमें बेहतरीन एक रेमेडी आपके पास ये हो सकती है कि मार्किंग के लिए भी एक जो एक कमेटी वो बना दी जाए और बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का जो इख्तियार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी 2 या 3 जजेस के अंदर जो है जो सीनियर हैं उनकी कमेटी बना दी जाए। चूंकि देखिए जो इंटरफेरेंस होती एक शख्स को मैनेज करना आसान होता है और अगर 3 हो गए तो ये मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक अप्रोप्रिएट सजेशन है। दूसरी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर एक आमिर खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक सीपी था, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी, उसके अंदर ये क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि उसकी रोशनी में ये मार्किंग और इस तरह के ये जो कॉन्स्टिट्यूट करने उससे रहनुमाई दी जानी चाहिए। जदून साहब आप अच्छा कर लें, कंप्लीट कर लें रियासत साहब। दूसरी बात खालिद भाई ये है कि देखें अमेरिका के अंदर कन्वेंशन, जुडिशल कन्वेंशन ट्वाइस अ ईयर, एक साल के अंदर 2 मरतबा होते हैं। उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका और सर्किट जजेस वो सारे तमाम उसमें बैठ के तो डिस्कस करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होना चाहिए और इनसे आउटपुट ली जाए। और हर वक्त एक नई चीज की आपको जरूरत होती है, चीजों को, लॉ को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, रूल्स को अपग्रेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, करना होता है। तो उसके लिए जुडिशल कन्वेंशन भी बनाया होना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। साल में 1 दफा या 2 दफा पूरी जुडिशरी का जो है वो करवाया जाए। जदून साहब, इन्हीं नुकात के ऊपर कि हायर जुडिशरी को किस तरह से देखना चाहिए और फुल बेंच होना चाहिए या वाकई ठीक है ताकि अपील का जो हक है वो महफूज रहे? नहीं, वो तो डेफिनेटली देखें, एक्ट आने के बाद तो इस तरह है कि जब 184(3) के अंदर कोई भी आएगी ओरिजिनल रिजेक्शन को उसकी अपील प्रोवाइडेड है। लेकिन ये जब पहले केस लगा था तो उसमें चीफ जस्टिस ने खुद अंदिया दिया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है
और हमने ये अभी जो बेंच बनाया है इसलिए बनाया कि बाकी जजेस जो हैं वो रमजान की वजह से अपने होम स्टेशन पे चले गए हैं, अवेलेबल नहीं है। तो अगर ईद के बाद जब अवेलेबल होंगे तो हो सकता है हम एक अंदिया दिया था कि फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट कर दे, तो उसमें कोई ममानत नहीं है। इस तरह कितने केस आएंगे पाकिस्तान के अंदर जिनके हो सकता है कि पहले किसी अगर 11 जजेस ने कोई रूलिंग दी हुई है उसको ओवर रूल करना है तो डेफिनेटली फिर फुल कोर्ट ही बैठेगी। वो अब डिपेंड करता है कि चीफ जस्टिस है जो कमेटी बनी है वो कमेटी ने डिसाइड करना है। अगर कमेटी किसी केस में डिसाइड करती है फुल कोर्ट, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो चैलेंज हुआ था तो उसके अंदर ये बात आई थी, जो लोग इसको अपोज कर रहे थे उन्होंने कहा जी कि कल को अगर 8 जज सुनते हैं तो उसकी तो अपील ही प्रोवाइडेड नहीं है। तो फिर उसमें वैसे जस्टिस आयशा बार बार ये सवाल उठा भी रही थी उस वक्त भी कि अभी फुल कोर्ट बैठा है तो इसकी अपील फिर उन्होंने कहा जी जब फुल कोर्ट बैठ जाएगी इसका मतलब अपील नहीं है, वो फुल कोर्ट की विजडम होगी, फिर अपील नहीं है, वो जज उधर ही बैठेंगे उनकी विजडम होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को चैलेंज किया गया था उसके अंदर जो है मेंशन था कि जी अब आप अपील का राइट दे रहे हैं, अगर 9 जज बैठ जाते हैं तो 9 के अब 10 तो 19 जज तो है नहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें ये डेफिनेटली है, फिर वो उन 3 जजों ने डिसाइड करना है कि बेंच जो है वो कौन सा कंस्टिट्यूट करना है। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जो एक समझते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान का इतना बड़ा इशू है, डेफिनेटली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इशू है, तो वो अब डिपेंड करता है उस कमेटी पे कि अगर फुल कोर्ट क्या फैसला करते हैं। वो क्योंकि काफी लोगों ने पिटीशन भी की है इसमें, बार कौंसिल ने भी 2 ने कि जी आप फुल कोर्ट, जुबैरी साहब ने भी किया और 1-2 और ने भी कि फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट करे, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है उस कमेटी की कि वो फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट करे। अगर बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब आपका भी और रियासत अली आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ सियासी और कुछ कानूनी मामलात जो मिक्सअप हुए हैं इनके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन और कुछ आइनी मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। उमर दराज गोंदल ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बिशारत राज साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। गोंदल साहब, अभी पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन का कज़िया जो है कि वो किसी किनारे नहीं लगा और इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया पंजाब को जी कि वहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इलेक्शन की तैयारी करें। सर ये एक तो आप उनके कॉन्फिडेंस को दाद देना, उन्हें उसकी एक वजह बता देता हूं। अगर आपको याद हो जो जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो हम सुबह तक इंतजार करते रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आए थे। इस बार उन्होंने इलेक्शन की पोलिंग का खत्म हुआ 5 बजे, चले 6 बजे तक कई जगहों पे जारी रहा होगा जहां लोग ज़्यादा अंदर होंगे, तो तकरीबन को 11:15 बजे उन्होंने रिजल्ट्स जो हैं वो देना शुरू कर दिए थे मुकम्मल फॉर्म 45, 47 जो है। तो उन्हें शायद लगा है कि अब सो गई है, चीज़ों को कैसे बेहतर करना है। इस बार आपको फॉर्म 45, 47 वाला उस तरह से मसला नजर नहीं आया क्योंकि कहीं पे दिया ही नहीं है, कहीं पे पहले साइन करवा लिए, तो उन्हें समझ आ गई है कि अब इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं, कैसे फॉर्म 45, 47 को सिंक्रोनाइज किया जाता है। ये इतना ज्यादा ना हो जाए एतमाद के बल्दियाती इलेक्शन में जो है कि इलेक्शन से पहले देना शुरू कर दें। नहीं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ब्राजील गए हुए थे तो शायद उन्हें कुछ वहां से सीखा हो, फिर वो रशिया का विजिट भी करके आए हैं तो शायद रशिया से भी कुछ सीखा हो। लेकिन सर ये जो बल्दियाती मामला है ये बहुत जरूरी है, इसको होना चाहिए। मेरे ख्याल से सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए। ये होगा तो इससे आपके मुल्क का निजाम चलेगा। निजाम से मुराद ये है, अब देखें ना सीएम साहिबा जो हैं वो तंदूर पे रोटियां देखने जाती हैं। अभी आज वो मरी आई हुई थी, मरी हॉस्पिटल का विजिट कर रही है। छोटे छोटे मामले एमपीए का मामला नहीं बनता, ये एमएनए का काम नहीं है, जिले गवर्नमेंट है और आपके पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी काम कर रहा है। यानी आप देखें ना यूनियन काउंसिल के ऊपर एक सेक्रेटरी काम करता है, दीगर स्टाफ है, उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट का एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, एक डिप्टी डायरेक्टर है, पूरे का पूरा सिस्टम मौजूद है। उसमें इलेक्टेड लोगों की सिर्फ कमी है। और आपने वो जो आप एनएफसी वार्ड की हम बातें सुनते हैं 18th अमेंडमेंट जी, उसकी रिक्वायरमेंट एक ये भी है सर, ये बड़ा लीगल पॉइंट है, राजा साहब इसके ऊपर हमारी वो रहनुमाई भी करेंगे कि अगर आपने खास शेयर लेना है विफाक से तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में बैठ के या कराची में बैठ के आपने वो गवर्नमेंट ने सूबाई गवर्नमेंट हड़प कर देना। उसका मतलब ये है उसी तरह से उसको नीचे जाना है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाना है, यूनियन काउंसिल लेवल पे जाना है। और जब तक आपको याद होगा इमरान खान के दौर में हमने एक बात सुनी थी कि 30% जो डेवलपमेंट बजट है वो हम लोकल गवर्नमेंट के जरिए उसका एक्सपेंडिचर करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो ये इस मुल्क की भी बेहतरी है, इन सियासी जमातों की भी बेहतरी है। मैं हमेशा कहता हूं सर, एहतजाज की कॉल लोग आए हैं कि नहीं आए, आप लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करें, ये काउंसलर यंग लोग लेके आए, नाजिम लेके आए, 1 लाख 1.5 लाख की आपकी जमहूरियत की फौज होगी, वो किसी सियासी जमात से भी हो, उनका बराह रास्त स्टेक होगा। और एक और बात सर,
ये क्यों नहीं आने देते? ये भी बड़ा वैलिड सवाल है। अगर लोकल गवर्नमेंट से लीडरशिप आएगी तो मरियम बीबी फिर सीएम कैसे बनेगी? फिर आपको वो याद है इंडिया में वो कांग्रेस का लड़का बिल्कुल वो उठ के आया, कैसे वो जेएनयू से आया, करते करते वो कैसे आगे आया, तो फिर बिलावल साहब कैसे ऊपर आएंगे? तो हमने बुनियादी तौर पे यूनिवर्सिटीज के जरिए लोकल गवर्नमेंट के जरिए उनको बंद कर दिया। आम आदमी पार्टी कैसे बनेगी? आम आदमी पार्टी। गोंदल साहब आपने सर मैं आपकी बात गोंदल साहब आपने ब्राजील और रशिया का हवाले से बात की है, तो आजकल हिंदुस्तान में भी इंतखाबात हो रहे हैं, तो कल दूसरा मरहला हुआ उनका। आज से स्टार्ट है, लेकिन या कल से स्टार्ट है, लेकिन मैं वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत नहीं दी उन्होंने बतौर मुबस्सर। वो भी खुद कफील है। अच्छा, वैसे एक चीज जो है कि ये बताइएगा कि ब्राजील के इलेक्शन के अंदर वो पता क्यों गए थे? वो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा देखने गए थे, जिसको खुद अपोज करते रहे हैं। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है राय साहब। सही है सर, असल में वो ऐसा ही करते रहे। फिर जिस तरह गोंदल साहब ने बात की ना कि जो 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे, तो मैं रात गए तक उधर ही था। ईवीएम जो फलाना वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया था वहाँ, तो आरएमएल पता ही नहीं था वो वहाँ पर कोई आ रहा है, वो निश्चित को जीती गई है नहीं जीती गई है। वो बड़ा अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन थी। फिर 3-4 घंटे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गायब होना, ये बड़ा एक आम सवाल था, लेकिन अभी तक उस पर किसी ने कोई तहकीक नहीं की, तहकीकात नहीं की, कहाँ गए, कहाँ किधर ठहरे जाकर, उसके बाद आए। फिर कौन तहकीकात करे? नून करे, उनको फायदा नहीं हुआ। नहीं, वैसे तहकीक भी हो चुकी है, पता भी चल गया कहाँ थे, लेकिन बोलना बड़ा मुश्किल होता है। राय साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो अदालती अमूर नेक्स्ट वीक का रोस्टर आ गया है और तमाम जजेस अवेलेबल हैं प्रिंसिपल सीट के ऊपर, और फुल कोर्ट नहीं है, 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा, ये मामला अभी गंभीर होता जा रहा है। बहुत सी बार भी जो है फरीक बनी है, इसमें पिटिशंस आई हैं, तो आपको नज़र आता है कि फुल कोर्ट बनेगी? क्योंकि एक राय ये है कि अगर फुल कोर्ट बना दी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो अपील का हक दिया गया एग्रीव्ड पार्टी को, तो फिर वो हक ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको 7 रुकनी या 6 रुकनी या 9 रुकनी बनाया गया कि अपील के हक में फिर बाद में फुल कोर्ट या ज़्यादा बड़ा बेंच आ। खालिद जमील साहब, आपको पता होगा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की यहाँ पर समाअत हो रही थी, तो एक सवाल बार बार यही बार बार सवाल उठता रहा कि इसके बाद अपील वाला फोरम कौन सा होगा। तो फिर वो चीफ साहब फरमाया करते थे कि वो फिर ऊपर अल्लाह ही है। अब ये जो 30 अप्रैल को समाअत हो रही है, इसमें मुल्क भर की वकलात तंजीमों, आज भी कराची बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर हुई है, दरख्वास्त दायर हुई है फरीक बनने की, और तमाम वकलात तंजीमों और पाकिस्तान भर की बार कौंसिल जितनी भी उन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा की है। और फिर राय साहब, आपको पता है कि लाहौर में भी ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन था, वहां पे भी मुतालबा अगर उनका एलामिया आपने पढ़ा हो तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फुल कोर्ट जहांगीर कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस नहीं, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस अलग से है। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वहां पे हो रही थी, जहां पे ये सब वकला और पूरे मुल्क के जो सदूर उनको बुलाया गया। और फिर ये कहा गया है कि आज जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तजावीज़ उन्होंने मांगी थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि धारा जाती इसका हमें जवाब देना चाहिए, और ये भी कहा गया कि इसको फुल कोर्ट बनाना चाहिए। ये बार बार कहा गया। लेकिन खालिद जमील साहब, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 30 अप्रैल को जो समाअत होगी, उसमें अभी तक जो ग्राउंड बनाई गई है, इसमें आपको तो पता है कि कुछ जो वकला हैं उन्होंने भी पिटिशन दायर की है, जिसमें मियां दाऊद एडवोकेट साहब हैं। एक ऐसी ग्राउंड बनाई गई कि एक फाजल मेंबर पर इतराज़ किया जा सकता है और जस्टिस अतरमुल्लाह पर इतराज़ किया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना माइंड जो है वो शो किया है जो उन्होंने इजाफी नोट का। लेकिन एक बात गोंदल साहब जो अगली बात में कहने वाला वो ये है कि वहाँ ही समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर भी इतराज़ उठ सकता है कि एक ऐसा मामला जो अभी अदालत में ज़ेर समाअत है, उस मामले पर उन्होंने कराची में तकरीर कर डाली, ये भी मुमकिन हो सकता है। अच्छा, लेकिन मैं राय साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपको याद हो, जब ये पहला बेंच बना था तो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी रोस्टर के नीचे कि ऑल अवेलेबल जजेस ऑन प्रिंसिपल सीट। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जजेस थे ये, यानी वो जवाब था फुल कोर्ट ना बनाने का। तो अब जब सारे जजेस इस्लामाबाद के अंदर हैं और आखिरी समाअत में हमने ये सुना भी उनके मुंह से कि हम बना भी सकते हैं, मुश्किल से जा भी सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बनाया गया जब ये पूरे मुल्क का मुतालिबा है कि इसको वंस फॉर ऑल इसको सेटल कर देना चाहिए था? 30 अप्रैल को जो समाअत होगी गोंदल साहब, उसमें ये लग रहा है कि ये मामला जाएगा फुल कोर्ट की जानिब भी जाएगा, उसके बगैर ही माइनस जस्टिस जया अफरीदी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये हाई कोर्ट का अपना ज़ाती मामला है, हाई कोर्ट का ही अदालत है, ये उसको खुद देख सकती है। लेकिन 30 अप्रैल को कमेटी के सुपुर्द होगा मामला, लेकिन ये मामला जाएगा ही फुल कोर्ट की तरफ, उसके बगैर इसका हल नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान भर की वकलात तंजीमें और बार एसोसिएशन ने यही कहा है कि इसकी फुल कोर्ट बनाकर क्विकली एक चीज़ बताएं कि जो तजावीज़ सामने आई उसमें कहा गया है कि विद इन अ वीक जो है कि जो भी जज जिस पे ये असरअंदाज होने की कोशिश की जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वो सेशन जज को और फिर वो
इंस्पेक्शन जज को और फिर हाई कोर्ट फैसला करेगी क्या करना है, और अगर ना बताया तो फिर उस जज के खिलाफ मिसकंडक्ट। अगर हाई कोर्ट के अंदर मुदाखलत होती है और हाई कोर्ट का जज भी अगर नहीं बताता, तो ये क्या जजों को एम्पावर किया जा रहा है कि आप हर सूरत के अंदर बताएं कि मुदाखलत हो रही है, अदरवाइज फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये जो सर जजेस के हवाले से बात है, जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस अभी जस्टिस 6 जजेस ने खत लिखा है। अब उन्होंने उस वक्त बता दिया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी बात हो गई है जीडीसी से, पता नहीं साड़ी तो गल हो गई है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। ये जो अब कहा जा रहा है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून वाली तो नहीं हमारी बात हो रही है, वो वही वाला बात नहीं है। रहा। लेकिन अब इन्होंने जो आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो तजावीज़ भेजी है उन्होंने भेजी है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस जिसको अप्रोच किया जाता है, कोई भी जज हो हाई कोर्ट का, उसको ज़रूरी है कि वो चीफ जस्टिस को बताए। चीफ जस्टिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर गाइडलाइन देगी कि हाई कोर्ट को उस पर क्या करना होगा। अच्छा, और ये indirectly एम्पावर की बात है कि जजेस को एम्पावर किया जा रहा है इस मामले ये में। इनडायरेक्टली इन तजावीज़ में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है कि उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशल, तो उनके ऊपर भी एक अदम एतमाद का इजहार हो रहा है कि अब जब कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर वो मैं फुल कोर्ट बैठेगी तो जब ये मामलात अगर वो कमिश्नर बनता है या अगर वो उसने कमिश्नर की इजाज़त दी या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ अगर मामला जाता है, ये भी अभी तक खुला हुआ है मामला, तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ये को नुक्ता भी हो कटारे सकता है। जी आखिरी चीज आपसे पूछूंगा, लास्ट 30 सेकंड है, कि क्या आप समझते हैं कि ये फ्यूचर के लिए होना चाहिए जो भी प्लान ऑफ एक्शन है, या जो अब जिन्होंने जो कुछ किया उनको भी कटारे में लाना सर, ये चाहिए? दोनों होगा ना। देखिए, आप एक हाल के ऊपर प्रेसिडेंट सेट करते हैं और फ्यूचर के ऊपर उसको आप अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर ये खुद सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है, इस केस को छोड़ देते हैं। ये जो हालिया लगा हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि जो भुट्टो साहब वाला मामला था उसके अंदर मुदाखलत हुई थी, तभी मुदाखलत आपने गलत फैसला दिया ना, शौकत सिद्दीकी साहब इन्फ्लुएंस हुआ शौकत सिद्दीकी साहब वाला। तो आपको इसको सेटल करना है, पाकिस्तान के लोगों को इस निजाम के ऊपर उनका एतमाद बढ़ाएं, उस एतमाद के ऊपर सवालिया निशान न लगाएं। मेरे ख्याल से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान उमर लाल गोंदल साहब, मैं एक बात पर बड़ा हैरान हूँ, मुझे बड़ा राय शॉक साहब, हुआ सर, एक 15-20 मिनट सेकंड। कि ये कहते हैं जी कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। अब किसी भी जैसे कोई भी नहीं कहता, साकिब निसार भी नहीं कहेंगे या जस्टिस नसीम असद शाह, सारे यही कहते हैं कि हमारे दौर में मुदाखलत हुई, लेकिन बाद में तारीख ने साबित किया कि मुदाखलत होती चलें, रही। बहुत शुक्रिया विशाल राजा आपका, उमर दराज गोंदल आपका भी। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।